एवरीवन, तो आज हम कंटिन्यू करेंगे लेसन 2 सॉल्यूशंस ऑफ क्लास 12 जिसमें हम पढ़ रहे थे कंसंट्रेशन टर्म्स। और कंसंट्रेशन टर्म्स में अब हमारी नेक्स्ट कंसंट्रेशन टर्म है नॉर्मेलिटी। और नॉर्मेलिटी से पहले हमें इक्विवेलेंट वेट वाला कंसेप्ट क्लियर होना चाहिए, तभी हम नॉर्मेलिटी को समझ सकते हैं। तो आज हम सिर्फ इक्विवेलेंट वेट वाले कंसेप्ट को देखेंगे और नेक्स्ट क्लासेस में नॉर्मेलिटी को आगे कंटिन्यू करेंगे। तो ये हम कंसंट्रेशन टर्म्स का ही कॉन्टिन्यूटी में चल रहा है ये सब, ठीक है। सो लेट्स स्टार्ट। तो सबसे पहले आता है इक्विवेलेंट वेट, जिसको हम डिनोट करते हैं ई से। इसकी ओल्ड डेफिनेशन क्या थी? इसकी डेफिनेशन थी कि वेट ऑफ एनी सब्सटेंस विच कंबाइंस विद 1 ग्राम ऑफ हाइड्रोजन, 8 ग्राम ऑफ ऑक्सीजन और 35.5 ग्राम ऑफ क्लोरीन इज़ नोन एज द इक्विवेलेंट वेट ऑफ द सब्सटेंस। तो हमें क्या पता होना चाहिए कि इक्विवेलेंट वेट किस वेट को कहते हैं। मान लीजिए आपको इस क्वेश्चन से समझ आएगा, जैसे कि क्वेश्चन क्या कह रहा है, कैलकुलेट इक्विवेलेंट वेट ऑफ नाइट्रोजन इन NH3 एंड N2H4। तो NH3 में और N2H4 में हमें नाइट्रोजन का इक्विवेलेंट वेट फाइंड आउट करना है, ठीक है। हमने क्या लिखा डेफिनेशन में, वेट ऑफ एनी सब्सटेंस विच कंबाइंस विद 1 ग्राम ऑफ हाइड्रोजन। अब आप ये देखिए कि इस क्वेश्चन में, इस वाले में हाइड्रोजन कितना है 3 ग्राम, नाइट्रोजन कितना है 14 ग्राम। तो अगर 3 ग्राम हाइड्रोजन से 14 ग्राम नाइट्रोजन कंबाइन हो रहा है तो 1 ग्राम हाइड्रोजन से 14/3 ग्राम नाइट्रोजन कंबाइन होगा, राइट। और डेफिनेशन में क्या है, वेट ऑफ एनी सब्सटेंस विच कंबाइन विद 1 ग्राम हाइड्रोजन। तो यानी कि 1 ग्राम हाइड्रोजन से जितना नाइट्रोजन कंबाइन हो रहा है वो क्या है, नाइट्रोजन का इक्विवेलेंट वेट। तो नाइट्रोजन का इक्विवेलेंट वेट इन NH3 क्या आ गया, 14/3। सिमिलरली N2H4 में क्या दे रखा है कि नाइट्रोजन कितना है 28 ग्राम, हाइड्रोजन कितना है 4 ग्राम। अगर 4 ग्राम 28 ग्राम से कंबाइन करता है तो 1 ग्राम कितने से कंबाइन करेगा, 14/2 से, या फिर 28/4 लिख लो, ये काट के मैंने लिख दिया 14/2, ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देख, अब इससे हमें एक चीज़ पता चलती है कि इक्विवेलेंट वेट में वेरी बट मोलर वेट इज़ कांस्टेंट। किसी भी सब्सटेंस का मॉलिक्यूलर वेट या मोलर वेट जो होता है वो एक कांस्टेंट होता है। जैसे कि नाइट्रोजन है, नाइट्रोजन का हमें पता है 14 ही एटॉमिक मास होगा, राइट। पर इक्विवेलेंट मास नाइट्रोजन का क्या 14 ही होगा, 14/3 भी हो सकता है, 14/2 भी हो सकता है। इट्स यू नेवर नो कि इक्विवेलेंट वेट क्या आएगा, तो वो वेरी करता है। बट मोलर वेट जो होता है वो एक कांस्टेंट क्वांटिटी होता है। अब जैसे ये क्वेश्चन दे रखा है, बिल्कुल ऊपर वाले क्वेश्चन की तरह ही है, कैलकुलेट इक्विवेलेंट वेट ऑफ आयरन इन FeO एंड Fe2O3। तो FeO आयरन का एटॉमिक वेट क्या होता है 56, राइट। तो और ऑक्सीजन कितना है 16। अगर 16 ग्राम ऑक्सीजन के साथ 56 ग्राम आयरन कंबाइन करता है तो 8 ग्राम ऑक्सीजन के साथ 28 ग्राम ऑक्सीजन कंबाइन करेगा। तो 28 ग्राम क्या हो जाएगा आयरन का इक्विवेलेंट वेट इन FeO। अब इस 28 को हम क्या लिख सकते हैं, 56/2 लिख सकते हैं 28 को, यस लिख सकते हैं। अभी मैं बताऊंगी कि मैं 28 को 56/2 लिखना क्यों कह रही हूँ, ठीक है। अभी जैसे अब Fe2O3 है, ठीक है, Fe2O3 में हमें Fe का इक्विवेलेंट वेट निकालना है। अभी अगर हम देखें तो ये 112 ग्राम है और ऑक्सीजन 48 ग्राम है। तो 48 ग्राम के साथ 112 ग्राम आयरन कंबाइन करता है, तो 8 ग्राम ऑक्सीजन के साथ 112/6 यानी कि 56/3 ग्राम आयरन कंबाइन करेगा। तो आंसर क्या आ जाएगा 56/3 या फिर 112/6। सिमिलरली कैलकुलेट इक्विवेलेंट वेट ऑफ फॉस्फोरस इन PCl3 एंड PCl5। तो यहाँ पे देखें तो फॉस्फोरस कितना है 31, यहाँ देखें तो ये कितना है 35.5 × 3। अब मैंने इसको 3 से डिवाइड कर दिया और यहाँ पे भी 3 से डिवाइड कर दिया,
ताकि ये कितना रह जाए 35.5 रह जाए, ये दोनों आपस में कट जाए और ये क्या आ गया 31/3 आ गया। ये क्या आ जाएगा फॉस्फोरस का इक्विवेलेंट वेट। यहाँ पे करेंगे तो यहाँ पे इक्विवेलेंट वेट क्या आएगा 31/5। तो अब हमने क्या देखा इनमें, हमने देखा कि जो इक्विवेलेंट वेट है वो एक वेरिएबल क्वांटिटी है। एक जगह फॉस्फोरस का इक्विवेलेंट वेट 31/3 आ रहा है तो दूसरी जगह फॉस्फोरस का इक्विवेलेंट वेट 31/5 आ रहा है, तो ये कांस्टेंट क्वांटिटी नहीं है। दूसरी बात हमने क्या देखी कि इक्विवेलेंट वेट ऑफ एनी सब्सटेंस, जो सब्सटेंस एलिमेंट होगा, कोई भी एलिमेंट का जब हम इक्विवेलेंट वेट करते हैं ना तो वो होता है उसका मोलर मास, यानी कि मास ऑफ दैट एलिमेंट अपॉन में n फैक्टर। यहाँ पे n फैक्टर क्या होता है उसकी वैलेंसी। अब मैं आपको दिखाती हूँ कि मैं यहाँ पे ये क्यों कह रही थी कि 28 को हम 56/2 लिख देते हैं। देखिए यहाँ से शुरू करते हैं। अभी हमने ये फॉर्मूला पढ़ा कि इक्विवेलेंट मास फॉर एनी एलिमेंट इज इक्वल टू मास ऑफ दैट एलिमेंट अपॉन में n फैक्टर विच इज़ इक्वल टू वैलेंसी ऑफ दैट एलिमेंट। तो हमने क्या लिखा, मास ऑफ सब्सटेंस अपॉन में वैलेंसी। अब आप देखिए इस वाले कंपाउंड में नाइट्रोजन की वैलेंसी कितनी है 3, तो हमने क्या लिखा इक्विवेलेंट वेट कितना आ गया 14, दैट इज़ मोलर मास ऑफ नाइट्रोजन अपॉन में 3। यहाँ पे देखो तो एक नाइट्रोजन तो 2 हाइड्रोजन के साथ कंबाइन कर रहा है, तो नाइट्रोजन की वैलेंसी कितनी हो गई इस वाले कंपाउंड में 2, तो यानी कि एटॉमिक मास अपॉन में वैलेंसी। यहाँ देखें तो FeO है, यहाँ पे आयरन की वैलेंसी कितनी है 2 है, तो यहाँ पे हमने क्या लिखा एटॉमिक मास अपॉन में वैलेंसी। यहाँ पे कितनी वैलेंसी है 3 है, तो यहाँ पे क्या लिखा एटॉमिक मास अपॉन में वैलेंसी। यहाँ पे कितनी वैलेंसी है 3 है, तो यहाँ के लिखा एटॉमिक मास अपॉन में वैलेंसी। यहाँ क्या कितनी है 5 है, तो यहाँ पे एटॉमिक मास अपॉन में वैलेंसी। तो ये एक जनरल फार्मूला बन गया कि अगर हमें किसी भी एलिमेंट के लिए इक्विवेलेंट वेट निकालना है तो वो होता है उसका एटॉमिक मास अपॉन में n फैक्टर, और n फैक्टर क्या होता है उसकी वैलेंसी। नोट पॉइंट क्या है, एटॉमिक या मोलर मास इज मास ऑफ 1 मोल ऑफ सब्सटेंस, हेंस n फैक्टर इज ऑल्सो कैलकुलेटेड फॉर 1 मोल ऑफ सब्सटेंस। ये कह रहे हैं कि एटॉमिक या मोलर मास जो होता है वो 1 मोल ऑफ सब्सटेंस के लिए होता है। यानी कि अगर हम इक्विवेलेंट वेट निकाल रहे हैं तो जो हम यहाँ पे पुट कर रहे हैं ना, यहाँ पे हम 1 मोल का पुट कर रहे हैं, तो नीचे भी हमें 1 ही मोल का n फैक्टर पुट करना पड़ेगा, ये कहना चाह रहे हैं। यानी कि अगर ऊपर 1 मोल वाला पुट कर रहे हैं, अगर हम मोलर मास पुट कर रहे हैं, मोलर मास का मतलब मास ऑफ 1 मोल, अगर हम ऊपर 1 मोल का मास पुट कर रहे हैं तो n फैक्टर भी हमें 1 मोल का ही पुट करना पड़ेगा। फिर आता है कैलकुलेशन ऑफ n फैक्टर। अब n फैक्टर को कैसे कैलकुलेट किया जाता है ये हमने रिडॉक्स में भी समझा था, बट रिडॉक्स के अलावा और भी जगह होती हैं जहाँ पे n फैक्टर कैलकुलेट करना आना चाहिए। ठीक है, जैसे कि एक तो आपको ये समझ आया कि हमने ये 3 वैरायटी की, ये एक ही वैरायटी की सॉरी कैलकुलेट, ये वाली, ये एक वैरायटी हो गई। अब दूसरी वैरायटी क्या है कि n फैक्टर को हमें कैसे कैलकुलेट करना होता है, n फैक्टर को ही हम वैलेंसी फैक्टर भी कहते हैं। तो n फैक्टर लिखा हो, वैलेंसी फैक्टर लिखा हो, एक ही बात होती है, राइट। अब कैलकुलेशन ऑफ n फैक्टर जब हम करते हैं तो वो हम 5 कैटेगरीज में डिवाइड कर देते हैं, कैटेगरी A, कैटेगरी B, कैटेगरी C, कैटेगरी N एंड कैटेगरी V। अब इन 5 जितने भी वैरायटी ऑफ क्वेश्चंस होंगे वो इन 5 कैटेगरी में से ही किसी एक कैटेगरी को बिलोंग करेंगे, इसके अलावा कोई बाहर का क्वेश्चन नहीं आएगा। अब जैसे कैटेगरी A में हमने क्या रख रखा है, एसिडिटी किसके लिए होती है, बेसिस के लिए, इट इज़ एप्लीकेबल फॉर बेसिस। एंड एसिडिटी का मतलब क्या होता है, नंबर ऑफ OH माइनस गिवन
और H प्लस टेकन बाय 1 मोल ऑफ बेस इन एसिड बेस रिएक्शन। तो एसिडिटी किसके लिए डिफाइन होती है? बेसिस के लिए। होता क्या है? नंबर ऑफ OH गिवन और H प्लस टेकन बाय 1 मोल ऑफ सब्सटेंस बेस। अब अगर मुझे इक्विवेलेंट वेट फॉर एनी बेस लिखना है तो वो क्या होगा? मोलर मास ऑफ दैट बेस अपॉन में एसिडिटी ऑफ दैट बेस। मान लो आपको रिएक्शन ना दे रखी हो, विदाउट रिएक्शन आपसे पूछा हो, ठीक है, रिएक्शन ना गिवन हो और आपसे सीधा पूछा हो कि NaOH की कितनी N फैक्टर आएगा, तो आपको पता है यहाँ पे एक OH है तो इसका N फैक्टर कितना आ जाएगा? 1 आ जाएगा। यहाँ पे 2 OH हैं तो इसका N फैक्टर कितना आ जाएगा? 2 आ जाएगा। यहाँ पे 3 OH हैं तो इसका 3 आ जाएगा। यहाँ पे 1 ही OH है तो इसका 1 आ जाएगा। और NH3 का जो N फैक्टर होता है वो हमेशा 1 ही होता है। 1 क्यों होता है? NH3 इज़ अ बेस, सबसे पहले तो ये पता हो, ठीक है, NH3 इज़ अ बेस। और इसका N फैक्टर 1 क्यों होता है ये मैं इस एग्जाम्पल के थ्रू आपको, इन 3 एग्जाम्पल के थ्रू आपको समझाती हूँ। तो जब भी आपको कोई रिएक्शन दिए बिना आपको N इक्विवेलेंट वेट पूछा हो तो आपने सिंपली OH काउंट कर लेने हैं, ठीक है। अब हमने ऊपर वाली डेफिनेशन में देखा कि या तो OH कितने दिए हैं वो देख लो या फिर H प्लस कितने एक्सेप्ट किए हैं वो देख लो बाय 1 मोल ऑफ बेस। अब आप यहाँ देखिए जो NH3 है वो क्या है? एक H प्लस को एक्सेप्ट कर लेता है और NH4 पॉजिटिव बना लेता है। NH3 एसिड से H प्लस को एक्सेप्ट करके NH4 पॉजिटिव बना लेता है, ठीक है। तो दैट मीन्स उसने कितना H प्लस को एक्सेप्ट किया? एक H प्लस को एक्सेप्ट किया, तो इसीलिए उसकी एसिडिटी हम क्या कहते हैं? 1 कहते हैं। और ये हमेशा ही 1 रहती है। जैसे कि अगर मैं बोलूँ चाहे मैं HCl के साथ देख लूँ, चाहे मैं H2SO4 के साथ देख लूँ, चाहे मैं H3PO4 के साथ देख लूँ, NH3 की N फैक्टर जो होगा वो हमेशा ही 1 रहेगा। जैसे और क्यों रहेगा 1 ये भी देख लेते हैं। क्योंकि NH3 जो है वो इसके पास एक लोन पेयर है और ये लोन पेयर H प्लस को डोनेट कर देगा तो ये NH4 पॉजिटिव बन जाएगा। यहाँ पे भी देखो इस वाले रिएक्शन में, तो इस वाली रिएक्शन में क्या हुआ? NH3 के पास एक लोन पेयर था, इसने एक H प्लस को लोन पेयर डोनेट किया और क्या बन गया? NH4 पॉजिटिव। हर एक रिएक्शन में वो बन क्या रहा है? NH4 पॉजिटिव, NH4 पॉजिटिव। इसमें क्या बन रहा है? इसमें भी NH4 पॉजिटिव ही बन रहा है। हालांकि ये नंबर वेरी कर रहा है बट बन तो वो NH4 पॉजिटिव ही रहा है ना, दे अपने लोन पेयर को तो वो एक ही हाइड्रोजन को दे रहा है ना। तो दैट मीन्स इसका जो N फैक्टर होगा वो हर बार कितना आएगा? 1 ही आएगा। तो ये एक चीज़ है जो याद रखनी है। अब जैसे आपको ये तो हमने पढ़ा विदाउट रिएक्शन वाला कि जब रिएक्शन ना गिवन हो तो हमने सीधा OH देखने हैं या फिर H प्लस कितने एक्सेप्ट कर पा रहा है वो देखना है और फिर हमें आंसर निकाल देना है। अब आपको क्या है? रिएक्शन दे रखी है, रिएक्शन दे रखी है और फिर आपको इक्विवेलेंट वेट पूछा है, ठीक है। अब रिएक्शन पहली क्या है? कैल्शियम हाइड्रोक्साइड HCl के साथ कंबाइन कर रहा है और CaCl2 दे रहा है, ठीक है। तो जब भी एसिड बेस रिएक्शन हो तो आपने क्या देखना है कि कितने हाइड्रोक्साइड रिप्लेस हुए हैं, ठीक है। जैसे कि यहाँ पे CaOH होल ट्वाइस था, यहाँ पे CaCl2 हो गया, यानी कि दोनों OH चले गए और 2 Cl इन 2 OH की जगह आ गए। यानी कि कितने OH गए? 2 OH गए। यानी कि और बेसिसिटी क्या एसिडिटी क्या होता है? नंबर ऑफ OH गिवन, नंबर ऑफ OH गिवन। तो यहाँ पे देखो अगर, तो यहाँ पे कितने OH थे? 2। यहाँ कितने रह गए? 0। तो कितने गए? 2 OH चले गए, तो N फैक्टर कितना आ गया? 2। यहाँ देखें तो यहाँ कितने OH थे? 2। रह कितने गए? 1।
तो कितने OH चले गए, 1 OH चला गया, दैट मीन्स इसका एन फैक्टर क्या हो जाएगा, 1। अगर आपको ये चीज़ समझ नहीं आती तो जैसे ये वाला कंसेप्ट नहीं समझ आया अगर आपको, तो आपने सिंपली क्या करना है, अगर आपको एसिड बेस रिएक्शन दे रखी है, अगर आपको एसिड बेस रिएक्शन दे रखी है तो आपने सिंपली बैलेंस करनी है पहले रिएक्शन बैलेंस कर लिया। अब मान लो आपको एसिडिटी फाइंड आउट करनी है। एसिडिटी हम बेसिस के लिए फाइंड आउट करते हैं या एसिड्स के लिए, बेसिस के लिए फाइंड आउट करते हैं, राइट। तो बेसिस के लिए जब हमें एसिडिटी फाइंड आउट करनी है या फिर बोलो कि एन फैक्टर फाइंड आउट करना है, तो हम क्या देखेंगे, स्टाइशियोमेट्रिक कोफिशिएंट ऑफ एसिड देखेंगे, स्टाइशियोमेट्रिक कोफिशिएंट ऑफ एसिड देखेंगे, ठीक है। जो भी स्टाइशियोमेट्रिक कोफिशिएंट ऑफ एसिड होगा वही नीचे लिख देना, जो भी स्टाइशियोमेट्रिक कोफिशिएंट ऑफ एसिड होगा वही नीचे लिख देना। अब जैसे एक क्वेश्चन है, A base OH4 can have equivalent mass dash in acid base reaction m/1, m/2, m/4 या फिर all। तो देखिए जो भी बेस होता है जिसमें मोर देन 1 OH प्रेजेंट होते हैं, वो एक OH भी दे सकता है, 2 OH भी दे सकता है, 3 OH भी दे सकता है, जितने भी उसके पास हैं। जैसे कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का ही केस ले लीजिए, इसके पास 2 OH है, तो इसकी मर्जी की ये अपना एक OH दे या फिर दोनों OH दे दे, ठीक है। तो दैट मीन्स अब ये एक बेस है AOH4, अब इसकी मर्जी की ये अपना एक OH दे, 2 OH दे, चारों के चारों OH दे दे, तो वो उसकी मर्जी। तो इसीलिए हमने आंसर क्या किया, ऑल किया। अब जैसे Na2CO3 और NaHCO3 भी क्या होते हैं, बेस ही होते हैं। हम बेसिस का पढ़ रहे हैं, तो हम अब हमने देखी क्या क्या कैटेगरी पढ़नी है। एक तो हमने ऐसे बेस देख लिए जिनमें हमें OH डायरेक्टली दिख रहा है, जैसे NaOH में OH दिख रहा है, एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड में डायरेक्टली OH दिख रहा है। NH3 में OH तो नहीं दिख रहा, बट हमें ये पता है कि ये H+ को एक्सेप्ट कर लेता है, इसलिए हमने इसको बेस की कैटेगरी में रखा है। अब हमारे पास एक ऐसे बेसिस भी आते हैं जैसे कि Na2CO3, जिसमें हमें ऐसा होता है कि ना तो हमें OH दिख रहा होता, राइट, और ना हमें ये समझ आ रहा होता कि ये H+ कैसे एक्सेप्ट कर रहा है, ठीक है। तो इस वाले केस में हमें क्या करना होता है, इस वाले केस में हमें देखना होता है एनायन वाला पार्ट। एनायन वाला पार्ट देखो, एनायन वाला पार्ट देखो, ठीक है। अब हमें देखना है कि यहाँ पे 2 नेगेटिव चार्ज है, तो ये कितने H+ को एक्सेप्ट कर सकता है, 2 H+ को एक्सेप्ट कर सकता है। क्यों, क्योंकि 2 नेगेटिव किसको अट्रैक्ट करेगा, 2 पॉजिटिव को। ये क्या है, 2 नेगेटिव, ये किसको अट्रैक्ट कर सकता है, 2 पॉजिटिव को, राइट। तो इसीलिए इसका एन फैक्टर क्या आ गया, 2 आ गया। देखिए जो बेसिक एसिडिटी होती है उसका मतलब क्या है, या तो OH कितने दिए हैं वो, या फिर H+ कितने एक्सेप्ट कर सकता है वो। यहाँ पे हमने क्या देखना है कि इसका जो एनायनिक पार्ट है वो कितने H+ एक्सेप्ट कर सकता है, इसका एनायनिक पार्ट कितने H+ एक्सेप्ट कर सकता है। इसका एनायनिक पार्ट सिर्फ एक ही H+ एक्सेप्ट कर सकता है और इसका एनायनिक पार्ट 2 H+ एक्सेप्ट कर सकता है। तो ये तो विदाउट रिएक्शन हो गया। जब आपको कहा हो कि विदाउट रिएक्शन, आपको सिंपली ये पूछा हो कि Na2CO3 का इक्विवेलेंट वेट क्या होगा, तो मोलर मास अपॉन में 2, और NaHCO3 का क्या होगा, तो मोलर मास अपॉन में 1। बट अगर आपको विद रिएक्शन लिख के दे रखा हो, जैसे कि ये वाला क्वेश्चन है, इसमें क्या है, Na2CO3 है, वो 2 HCl के साथ कंबाइन कर रहा है और क्या बना रहा है, 2 NaCl एंड H2O और CO2। H2 और CO2 को कंबाइन करके हम H2CO3 लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं, राइट।
अब आप देखिए कि प्रोडक्ट वाली साइड पे क्या बन रहा है, इन दोनों को कंबाइन करूँ मैं तो H2CO3 बन रहा है। यहाँ पे क्या था, CO3 2 नेगेटिव, इसने क्या किया, 2 H+ को एक्सेप्ट किया और बना लिया H2CO3। दैट मीन्स इसने कितने H+ को एक्सेप्ट किया, 2 H+ को एक्सेप्ट किया, तो इसीलिए इसका इक्विवेलेंट क्या हो गया, M/2 हो गया। यहाँ देखें तो यहाँ क्या था, यहाँ था CO3 2 नेगेटिव, इसने क्या किया, एक H+ को एक्सेप्ट किया और बना लिया HCO3 नेगेटिव, ये रहा HCO3 नेगेटिव, ये ठीक है। तो यानी कि इस वाली रिएक्शन में इसने कितने H+ एक्सेप्ट किए, ओनली 1। दैट मीन्स इसका इक्विवेलेंट के वेट क्या हो जाएगा, M/1। तो हमने बेसिस के लिए कितनी कैटेगरी पढ़ी, 2 कैटेगरी पढ़ी। एक में तो हमें OH सीधा सीधा दिख रहा था कि कितने OH जा रहे हैं, एक में हमने देखा कि H+ कितने जा रहे हैं, एक्सेप्ट कर रहा है। H+ के लिए हमने 2 केसेस पढ़े, एक एमोनिया वाला केस पढ़ा और एक Na2CO3 वाला और NaHCO3 वाला पढ़ा, ठीक है। हमने और केसेस क्या पढ़े, एक तो पढ़ा विदाउट रिएक्शन वाला, एक पढ़ा विद रिएक्शन वाला। अब हम पढ़ेंगे, अब जैसे मैंने आपको बताया ये 5 कैटेगरीज़ में हम N फैक्टर को पढ़ेंगे, तो हमारी A वाली कैटेगरी यानी कि एसिडिटी वाली कैटेगरी होती है ख़त्म। अब हम आते हैं B वाली कैटेगरी पे, B फॉर बेसिसिटी। B फॉर बेसिसिटी, तो इट इज़ एप्लीकेबल फॉर एसिड्स एंड डिफाइंड एज नंबर ऑफ H+ गिवन और नंबर ऑफ OH- टेकन बाय 1 मोल ऑफ एसिड इन एसिड बेस रिएक्शन, ठीक है। तो इक्विवेलेंट वेट ऑफ एसिड कितना होता है, मास ऑफ एसिड अपॉन इट्स बेसिसिटी। मान लीजिए आपको सीधा एसिड दे दिया और ये विदाउट रिएक्शन है, विदाउट रिएक्शन आपसे पूछ लिया कि इसका इक्विवेलेंट वेट बताओ, तो आपको पता है कि कितने H+ दे सकता है, उसको हम क्या कहते हैं, बेसिसिटी, या फिर कितने OH- एक्सेप्ट कर सकता है बाय 1 मोल। अब देखिए यहाँ पे तो हमें सीधा H+ दिखाई दे रहे हैं, H+ दिखाई दे रहे हैं। जैसे HCl में 1 H+ हो गया, H2SO4 में 2 H+ हो गए, CH3COH में प्लीज़ 4 H+ मत बोलिएगा, 1 H+ होता है, 4 नहीं होते। अभी ये मैं बताती हूँ कि क्यों 4 नहीं होते CH3COOH में। फिर होता है H3PO2 में 1 होता है H+ रिप्लेसेबल, H3PO3 में 2 H+ रिप्लेसेबल होते हैं, H3PO4 में 3 H+ रिप्लेसेबल होते हैं एंड H3BO3 में 1 इसका बेसिसिटी होती है। मैं ये लास्ट के 1 2 3 4 5 एक्सप्लेन कर देती हूँ, 3 तो ये और 2 ये। अब आपको एक चीज़ याद रखनी है कि H3BO3 को ना ये आपको BOH का होल थ्राइस लिख के भी दे सकता है। अब इसको अगर आपको ये लिख के दे तो ये नहीं समझना कि ये यहाँ OH है तो ये बेस है, ठीक है। बेस हम OH के साथ बेस कब कहते हैं, OH को हम बेस कब कहते हैं, जब उसके साथ जो लगा हुआ है वो या तो वो मेटल हो, जैसे Na, मैग्नीशियम, पोटेशियम, तब, या फिर वो पॉली एटॉमिक कैटायन हो, तब हम उसको बेस कहते हैं। यहाँ पे क्या है, ये नॉन मेटल है, नॉन मेटल के साथ अगर OH लगा है तो हम उसको बेस नहीं मानते, दैट इज़ एसिड। अगर इस नॉन मेटल की जगह कोई मेटल होता या फिर पॉली एटॉमिक कैटायन होता, तब हम इसको क्या कहते, बेस कहते, ठीक है। अब जैसे H3PO4 को वो आपको क्या लिख के दे सकता है, POOH का होल थ्राइस, POOH का होल थ्राइस। तो कंफ्यूज नहीं होना कि ये क्या लिखा हुआ है पेपर में, ये POOH का होल थ्राइस सिंपली H3PO4 ही है, BOH का होल थ्राइस सिंपली H3BO3 ही है। अब हमें ये लास्ट के ये देखने थे, राइट।
तो सबसे पहले हमें पता होना चाहिए एसिडिक या रिप्लेसेबल हाइड्रोजन कहते किसे हैं। हाइड्रोजन विच कैन बी रिलीज्ड इन द फॉर्म ऑफ H+ कैन इज नोन एज रिप्लेसेबल और एसिडिक हाइड्रोजन। अब जब ग्रुप 16 यानी कि ऑक्सीजन फैमिली एंड ग्रुप 17 यानी कि फ्लोरीन फैमिली, हेलोजेंस वाली फैमिली के साथ जो भी हाइड्रोजन जुड़ा होगा उसको हम एसिडिक या रिप्लेसेबल हाइड्रोजन मानेंगे, ठीक है। जैसे कि CH3COOH है, इसका अगर मैं बॉन्ड लाइन रिप्रेजेंटेशन बनाऊं तो C H H H C O O H। तो मैंने क्या बताया कि अगर तो वो ग्रुप 16 या ग्रुप 17 के साथ हाइड्रोजन जुड़ा हुआ है तभी वो एसिडिक या रिप्लेसेबल होता है। ये वाले जो हाइड्रोजन है ये तीन तो कार्बन के साथ जुड़े हुए हैं, कार्बन कोई ग्रुप 16 या ग्रुप 17 का थोड़ी ना है, तो ये वाले हाइड्रोजन एसिडिक हाइड्रोजन नहीं है। अब ये वाला जो ऑक्सीजन है ये ग्रुप 16 का मेंबर है और इसके साथ जो हाइड्रोजन जुड़ा हुआ है वो एसिडिक होगा, इसीलिए हमने यहाँ पे एसिडिक हाइड्रोजन 1 रखा। अब बात करते हैं H3PO2 की। H3PO2 का स्ट्रक्चर होता है ये, यहाँ पे मैंने शायद H3 यहाँ पे H लिखना मैं भूल गई। H3PO2 का स्ट्रक्चर होता है ये, ठीक है। अब आपको पता है कि जो ये वाला ऑक्सीजन तो डबल बॉन्ड से जुड़ा हुआ है, ये वाला हाइड्रोजन जो है वो फॉस्फोरस से जुड़ा हुआ है और फॉस्फोरस ना तो ग्रुप 16 का मेंबर है ना ग्रुप 17 का मेंबर है, ये तो ग्रुप 15 का मेंबर है, राइट। ये वाला जो हाइड्रोजन है ये ऑक्सीजन से जुड़ा हुआ है और ऑक्सीजन ग्रुप 16 का मेंबर है, तो ये वाला हाइड्रोजन क्या होगा, एसिडिक। ये वाला हाइड्रोजन एसिडिक होगा क्या, नहीं होगा। क्यों, क्योंकि ये तो फॉस्फोरस से जुड़ा हुआ है और फॉस्फोरस ना ग्रुप 16 में आता है ना ग्रुप 17 में आता। सिमिलरली ये 2 हाइड्रोजन एसिडिक हो जाएंगे, सिमिलरली यहाँ पे ये 3 हाइड्रोजन एसिडिक हो जाएंगे। तो इसीलिए हमने यहाँ पे क्या लिखा, 1, 2 एंड 3 लिख दिया। अब H3BO3 का क्या केस होता है। H3BO3 जो होता है या फिर BOH का होल थ्राइस इज़ अ वीक मोनोबेसिक लुईस एसिड। करता क्या है ये BOH का होल थ्राइस पानी के साथ रिएक्ट करता है और पानी में से OH नेगेटिव को निकाल लेता है और पीछे क्या बच जाता है, H+ बच जाता है। तो अगर हम इस रिएक्शन को देखें तो ऐसा लगता है कि BOH का होल थ्राइस एक हाइड्रोजन को एक H+ को प्रोड्यूस कर रहा है और जो भी चीज़ H+ को प्रोड्यूस करती है वो क्या कहलाती है, एसिड कहलाती है, राइट। इसीलिए हमने BOH का होल थ्राइस को एसिड माना है, ना कि बेस। अब आप देखिए BOH का होल थ्राइस कितने H+ रिलीज़ कर पा रहा है, ओनली 1 H+ रिलीज़ कर पा रहा है, इसीलिए इसकी बेसिसिटी क्या हो जाएगी, 1 हो जाएगी। तो अब तो ये तो हो गए विदाउट रिएक्शन। मान लो विदाउट रिएक्शन आपसे पूछा H2SO4 की भाई इक्विवेलेंट वेट बताओ, तो क्या होगा, m/2 हो जाएगा। अगर आपसे पूछे H3PO2 का इक्विवेलेंट वेट बताओ तो m/1 हो जाएगा। अगर आपसे पूछे H3PO3 का इक्विवेलेंट वेट बताओ तो ये m/2 हो जाएगा, ठीक है। बट अगर आपको रिएक्शन दे जैसे कि यहाँ और फिर आपसे पूछे कि इक्विवेलेंट वेट बताओ तो कैसे निकालेंगे, तो हम क्या देखेंगे, सिंपली कि कितने H+ रिप्लेस हो पा रहे हैं। या फिर मैंने आपको अभी बताया था कि अगर हमें एसिड बेस रिएक्शन में ना समझ आए कभी भी तो आप क्या करो, पूरी इक्वेशन को बैलेंस करो और जो भी स्टाइशियोमेट्रिक कोफिशिएंट होगा, मान लो अगर आप एसिडिटी निकाल रहे हो
एसिडिटी फाइंड आउट कर रहे हो किसकी, बेसिस की, तो आपने क्या देखना है, एसिड का स्टाइशियोमेट्रिक कोफिशिएंट, ठीक है। अगर आप बेसिसिटी निकाल रहे हो तो आपने किसका स्टाइशियोमेट्रिक कोफिशिएंट देखना है, बेसिस का। अगर आप एसिडिटी निकाल रहे हो तो किसका स्टाइशियोमेट्रिक कोफिशिएंट देखना है, एसिड का, ठीक है। मान लो H3PO4 है और NaOH है, यहाँ पे 3 हाइड्रोजन थे, यहाँ पे 2 ही हाइड्रोजन बचे, यानी कि कितने हाइड्रोजन चले गए, ओनली 1, इसीलिए यहाँ पे 1 आ गया। यहाँ पे 3 हाइड्रोजन थे, यहाँ 1 हाइड्रोजन बचा, कितने हाइड्रोजन चले गए, 2। यहाँ पे 3 हाइड्रोजन थे, यहाँ पे 1 भी हाइड्रोजन नहीं बचा, यानी कि तीनों के तीनों हाइड्रोजन चले गए, दैट मीन्स M/3। अब मान लीजिए मैंने इस वाली चीज़ को लिया और इसको रिएक्ट करवा दिया NaOH के साथ, ठीक है। ये क्या है, एक एसिडिक सॉल्ट है। क्यों एसिडिक सॉल्ट है, क्योंकि इसमें अभी भी H+ हैं देने के लिए। अब यहाँ पे 2 H+ थे, यहाँ पे आए तो यहाँ पे एक भी H+ नहीं बचा, यानी कि दोनों के दोनों H+ चले गए, तो डिनोमिनेटर में N फैक्टर क्या आ जाएगा, 2। अब मान लीजिए CO2 है, 2 NaOH के साथ रिएक्ट करा, बनाया Na2CO3 और H2O। अब हम इसमें हाइड्रोजन कैसे देखें कि कितने हाइड्रोजन दिए, तो हम क्या करेंगे, सिंपली एसिड बेस रिएक्शन में मैंने आपको अभी बताया कि हमें सिंपली बैलेंस करना होता है जब हमें ना कुछ समझ आ रहा हो, और देखना होता है अगर हम जैसे एसिड है तो उसकी बेसिसिटी फाइंड आउट करनी है हमें, तो हम देखेंगे कि जो बेस गिवन है हमें क्वेश्चन में उसका स्टाइशियोमेट्रिक कोफिशिएंट क्या है। यहाँ पे जो बेस गिवन है इसका स्टाइशियोमेट्रिक कोफिशिएंट 2 है, तो इसीलिए हमने क्या लिख दिया, M/2। तो ये चीज़ याद रखिएगा, अगर आपको ना समझ आए एसिड बेस रिएक्शन में कुछ भी, तो आपने क्या करना है, सिंपली बैलेंस करनी है इक्वेशन, देन द कोफिशिएंट ऑफ बेस इज टेकन एज N फैक्टर फॉर एसिड, एसिडिक सॉल्ट या एसिडिक ऑक्साइड। तो जैसे ये एसिडिक ऑक्साइड है, CO2 इज़ एन एसिडिक ऑक्साइड, राइट। अब हमें इसका इक्विवेलेंट वेट निकालना है, तो हम क्या करेंगे, जो इसके सामने लिखा है, बेस जो लिखा है उसका क्या देखेंगे, स्टाइशियोमेट्रिक कोफिशिएंट देख लेंगे और उसको हम डिनोमिनेटर में लिख देंगे। तो ये हमारा B वाली कैटेगरी भी होती है कंप्लीट। अब हम आते हैं C वाली कैटेगरी पे। C का मतलब 2 होते हैं, एक तो होता है चार्ज और एक होता है चेंज। चेंज वाली कैटेगरी मैंने आपको रिडॉक्स में समझाई है, आज हम जो पढ़ेंगे वो है चार्ज वाली कैटेगरी। तो चार्ज जो होता है वो हम कब यूज़ करते हैं एज एन फैक्टर, जब हमें आयंस का दे रखा हो या फिर हमें सॉल्ट्स का दे रखा हो। जैसे इक्विवेलेंट वेट ऑफ एनी आयन इज इक्वल टू मोलर मास अपॉन में चार्ज ऑन दैट आयन। मान लीजिए PO4 3 नेगेटिव है, ठीक है, तो इसका आपको बताना है क्या, इक्विवेलेंट वेट बताना है आपको इसका। तो आप क्या निकालेंगे, इसका मोलर मास, और किससे डिवाइड कर देंगे, 3 से डिवाइड कर देंगे। क्यों, क्योंकि इस आयन पे कितना चार्ज है, 3 नेगेटिव का चार्ज है। अगर आपको सॉल्ट्स दे रखे हैं, तो अगर हम सॉल्ट्स को निकाल रहे हैं तो विच आर पार्टिसिपेटिंग इन नॉन रिडॉक्स रिएक्शन, अगर तो सॉल्ट रिडॉक्स रिएक्शन में पार्टिसिपेट कर रहा है तब तो हम उसका क्या देखेंगे, चेंज देखेंगे, जो हमने रिडॉक्स रिएक्शन में पढ़ा भी था, राइट। बट अगर हम वो नॉन रिडॉक्स रिएक्शन में पार्टिसिपेट कर रहा है तो हम उसका क्या देखेंगे, चार्ज देखेंगे। तो इक्विवेलेंट वेट ऑफ एनी सॉल्ट इज इक्वल टू इक्विवेलेंट वेट ऑफ कैटायन प्लस इक्विवेलेंट वेट ऑफ एनायन, या फिर हम क्या लिख सकते हैं, इक्विवेलेंट वेट ऑफ सॉल्ट इज इक्वल टू मोलर मास अपॉन में चार्ज। चार्ज को कौन से वाला चार्ज लें, पॉजिटिव या नेगेटिव, सॉल्ट इज़ न्यूट्रल, तो जितना पॉजिटिव होगा उतना ही नेगेटिव होगा, तो आप कुछ भी ले सकते हैं डिनोमिनेटर में, चाहे पॉजिटिव ले लो चाहे नेगेटिव चार्ज ले लो। जैसे कि यहाँ पे देखिए CA3PO2 है। अब आपको ये 2 मेथड्स पता है, एक तो ये वाला मेथड, एक ये वाला मेथड। तो मान लीजिए आपने ये वाला मेथड पहले वाला मेथड यूज़ किया, तो ये एक सॉल्ट दे रखा है, आपको सॉल्ट दे रखा है। अब आपने क्या करा, इक्विवेलेंट वेट ऑफ कैटायन लिखा और इक्विवेलेंट वेट ऑफ एनायन लिखा। इक्विवेलेंट वेट ऑफ कैटायन क्या है, कैल्शियम का 40 बाई इट्स चार्ज, फॉस्फेट का 95 बाई इट्स
चार्ज। अब यहाँ पे ये गलती नहीं करनी कि कैल्शियम 3 है तो यहाँ पे 3 लिख दिया और फॉस्फेट 2 है तो यहाँ पे 2 लिख दिया ना, ये गलती नहीं करनी। अब देखिए इक्विवेलेंट वेट ऑफ बाइनरी कंपाउंड। मान लीजिए आपको एक कंपाउंड दे रखा है दैट इज़ बाइनरी इन नेचर। बाइनरी मतलब उसमें दो चीज़ें हैं, ठीक है। तो उसका जो बाइनरी कंपाउंड का इक्विवेलेंट वेट होगा वो इक्विवेलेंट वेट ऑफ फर्स्ट पार्ट प्लस इक्विवेलेंट वेट ऑफ सेकंड पार्ट के बराबर होगा। जैसे कि आपको दे रखा है एक एलिमेंट जिसका m+n, इसकी वैलेंसी कितनी है, n है, और इसका इक्विवेलेंट वेट कितना है, 12 है। और आपसे पूछा है कि इसके ऑक्साइड का इक्विवेलेंट वेट बताओ। आपको एक एलिमेंट दे रखा है Mn+, मतलब m एलिमेंट है और उसकी वैलेंसी कितनी है, n। m इज़ द एलिमेंट और उसकी वैलेंसी कितनी है, n वैलेंसी है, ठीक है, यानी कि Mn+, ठीक है। इसका इक्विवेलेंट वेट दे रखा है 12 और आपसे पूछा है कि इसके ऑक्साइड का इक्विवेलेंट वेट बताओ। तो इसका ऑक्साइड क्या होगा, M2ON होगा। क्यों, क्योंकि ऑक्सीजन पे 2 नेगेटिव होता है और इस पे n पॉजिटिव है, तो ये क्रॉस मल्टीप्लाई होके 2 इधर आ जाएगा और n इधर आ जाएगा, राइट। तो ऐसे में हमें क्या करना है कि इक्विवेलेंट वेट ऑफ फर्स्ट क्या है यहाँ पे m और सेकंड क्या है यहाँ पे ऑक्सीजन। हमें पता है m का इक्विवेलेंट वेट कितना है 12, ऑक्सीजन का कितना है 8, तो आंसर क्या आ जाएगा 20। यहाँ पे ये गलती नहीं करनी कि यहाँ पे आप लिख रहे हैं इनटू, जैसे मैंने आपको यहाँ वाली गलती बताई कि यहाँ पे ये गलती नहीं करनी कि यहाँ पे 3 एटम है तो यहाँ पे 3 लिख रहे हो और यहाँ पे 2 एटम है तो यहाँ पे 2 लिख रहे हो ना, ये गलती यहाँ पे भी नहीं करनी और यहाँ पे भी नहीं करनी। यहाँ पे जैसे यहाँ पे M2ON है तो m कितने हैं 2, यानी कि यहाँ पे 2 से मल्टीप्लाई नहीं करना, और यहाँ पे ऑक्सीजन के लिए हमें 8n ना लिख के सिंपली 8 लिखना है, ठीक है। मतलब कहने का मतलब सिर्फ इतना है कि ये जो नीचे सबस्क्रिप्ट में दे रखा है ना उसको मल्टीप्लाई नहीं करना। अब जैसे अगर आपको ये ऐसे वाले सॉल्ट दे रखे हैं तो क्या चक्कर है, देखो K2SO4.Al2SO4 का होल थ्राइस .24H2O। अब आपको क्या करना है, मोलर मास तो पूरे का लेना है इंक्लूडिंग वाटर, ठीक है, वाटर का भी मोलर मास इंक्लूड करना है। बट जब आप इसका n फैक्टर फाइंड आउट करोगे, ये क्या दे रखा है हमें सॉल्ट, और सॉल्ट का n फैक्टर हम कैसे फाइंड आउट करते हैं, बाय यूजिंग इट्स चार्ज, है ना। सॉल्ट के लिए हम क्या यूज़ करते हैं, चार्ज यूज़ करते हैं। तो अब देखिए यहाँ पे कितने, हमने ये नहीं करना कि वैसे तो हमें पता है कि वाटर इज़ इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल, बट कई बच्चे क्या करेंगे मैं बताती हूँ, वो सोचेंगे कि एक सल्फेट है, यहाँ पे 3 सल्फेट हैं, तो टोटल कितने सल्फेट हो गए 4, और एक OH- पानी में भी होता है, तो 4 और 1 5, नहीं सॉरी, वो क्या करेंगे कि ये सल्फेट तो 4 हो गए और एक सल्फेट पे 2 नेगेटिव चार्ज होता है, तो टोटल कितना नेगेटिव हो गया 4 2 8 प्लस OH- का एक और चार्ज, तो यहाँ पे 8 की जगह 9 लिख देंगे। बट ये गलत है, हमें क्या लिखना है, OH को कंसीडर नहीं करना, ठीक है, हमें सिर्फ इस वाले पोर्शन को कंसीडर करना है। मोलर मास में तो हमें पूरे का मोलर मास लिखना है, बट जब हम वैलेंसी लिखेंगे नीचे, चार्ज लिखेंगे नीचे, तो हमें OH- का चार्ज इंक्लूड नहीं करना, हमें क्या करना है, सिर्फ एक उसका ही चार्ज इंक्लूड करना है। अब जैसे H2C2O4.2H2O ऑक्जेलिक एसिड होता है डाईहाइड्रेट, ठीक है, ऑक्जेलिक एसिड डाईहाइड्रेट। तो अब यहाँ पे हमें क्या देखना है कि कितने H+ जा सकते हैं, 2 H+ जा सकते हैं। अब जाने को तो पानी इज़ ऑल्सो, बट अब पानी जो है वो भी तो H+ दे सकता है, राइट। तो हम क्या सोच सकते हैं कि ये यहाँ से 2 H+ जाएंगे और यहाँ से
4, तो 2 और 4 6, यहाँ पे हम 6 लिख सकते हैं, बट 6 लिखना है क्या? नहीं, 6 नहीं लिखना है यहाँ पे। एक मिनट, देखिए यहाँ 2 हाइड्रोजन और यहाँ पे 4 हाइड्रोजन, तो यहाँ पे हम 6 लिख सकते हैं, बट 6 लिखना नहीं है हमें। सिर्फ मोलर मास में पानी को तो इंक्लूड करना है, मोलर मास में तो पानी को इंक्लूड करना है, बट जब हम इसका डिनोमिनेटर यानी कि हम वैलेंसी फैक्टर लिखेंगे, यानी कि हम इसका सॉल्ट के लिए उसका चार्ज लिखेंगे और जब हम एसिड के लिए उसका बेसिसिटी लिखेंगे, तब हमें H2O को कंसीडर नहीं करना। सिंपल सा मतलब ये है। अब हमारा A हो गया एसिडिटी, B हो गया बेसिसिटी, C हो गया चार्ज या फिर चेंज। N से अब हम देखेंगे और अब हम V से देखेंगे। तो N से क्या था? नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन लॉस्ट और गेन्ड और ट्रांसफर्ड। जब हमें ऑक्सीडाइजिंग एजेंट या रिड्यूसिंग एजेंट का इक्विवेलेंट वेट निकालना होता है, तब हम ये यूज़ करते हैं, और ये हम कभी भी यूज़ नहीं करेंगे। मैं पहले ही बता दूँ, ये मैंने बस एक कैटेगरी बना दी है, बट हम इसका कभी भी यूज़ नहीं करेंगे, ठीक है। जब भी आपको ऑक्सीडाइजिंग एजेंट या रिड्यूसिंग एजेंट का N फैक्टर फाइंड आउट करना है, तो आप इलेक्ट्रॉन्स को कभी भी काउंट नहीं करेंगे। किसको काउंट करेंगे? ऑक्सीडेशन स्टेट को। ये मैंने रिडॉक्स में पढ़ा रखा है कि N फैक्टर इज इक्वल टू मॉड नंबर ऑफ एटम्स इनटू ऑक्सीडेशन स्टेट इन रिएक्टेंट साइड माइनस ऑक्सीडेशन स्टेट इन प्रोडक्ट साइड, राइट। ये फॉर्मूला मैंने लिखवा रखा है। तो इस फॉर्मूले का यूज़ करके आप क्या निकाल लेंगे? N फैक्टर निकाल लेंगे। किसका? ऑक्सीडाइजिंग एजेंट या रिड्यूसिंग एजेंट का। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन लॉस्ट और गेन कैलकुलेट करके आप कभी भी नहीं निकालेंगे, क्योंकि वो लेंथी मेथड पड़ जाता है। तो ये बस मैंने ऐसी एक कैटेगरी बना दी है, इसका कोई ज़्यादा यूज़ तो नहीं है। इसको याद रखना है रखिए, नहीं याद रखना मत रखिए। ये याद रखिएगा कि जब भी आपको कोई रिडॉक्स रिएक्शन दे रखा हो, तो आपने क्या करना है? उसका चेंज इन ऑक्सीडेशन स्टेट देखना है। तो 7 से 2 जा रहा है, यानी कि कितने का चेंज है? 5 का चेंज है। और एलिमेंट कितने हैं? ओनली 1 एलिमेंट प्रेजेंट है। Mn का सिर्फ एक एलिमेंट प्रेजेंट है, तो इसीलिए 5 × 1 कर देना है। अब V से क्या था? वैलेंसी। V से क्या है? वैलेंसी। ये वैलेंसी वाला पोर्शन सबसे पहले ऊपर कवर हो गया, ये रहा। किसी भी एलिमेंट के लिए उसका N फैक्टर क्या होता है? उसकी वैलेंसी। जैसे कि ये एलिमेंट थे, फॉस्फोरस वाज एन एलिमेंट, आयरन वाज एन एलिमेंट, नाइट्रोजन वाज एन एलिमेंट। तो जब भी हमें किसी एलिमेंट की उसकी कंपाउंड में इक्विवेलेंट वेट निकालना होता है, तो हम उसका क्या करते हैं? मॉलिक्यूलर मास अपॉन में वैलेंसी कर देते हैं। तो ये हमारे पाँचों के पाँचों पॉइंट्स कवर हो गए। एक मिनट, ये A भी कवर हो गया, एसिडिटी, B से बेसिसिटी, C से चार्ज या चेंज, N से क्या हो गया? नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर्ड, एंड V से क्या हो गया? वैलेंसी। तो ये पांचों की क्राइटेरिया हमारे कवर होते हैं। तो इसी के साथ हमारा इक्विवेलेंट वेट वाला टॉपिक, मतलब कैसे इक्विवेलेंट वेट फाइंड आउट करते हैं, वो भी हो गया है। तो आगे का हम नेक्स्ट क्लास में कंटिन्यू करेंगे। सो दिस इज़ ऑल फॉर टुडे। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई लेक्चर। बाय बाय।